मेरे पिता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं और 4 साल की उम्र में पापा की पहली पोस्टिंग हुई थी साउथ अफ्रीका डरबन। फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड और फिर उसके बाद कॉन्गो। उसके बाद 11th और 12th मैंने कंबोडिया में किया। मेरे पिता का ही रोल था सबसे बड़ा, वही मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन थे। 8th में उन्होंने मुझे बताया था कि सिविल सर्विस क्या होती है, उन्होंने मुझे एग्ज़ाम पेपर तक दिखाया था। तब मुझे IAS नहीं पता था क्या होता है, लेकिन ओवर टाइम फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया एग्ज़ाम पैटर्न और ये सब समझा मैंने। इनिशियली थोड़ा मुश्किल था ये डिसीजन लेना कि मम्मी पापा से दूर रह के पढ़ना। मौसा ने माता पिता से कहीं ना कहीं बढ़कर उन्होंने प्यार किया। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था, शायद मेरी पहली बार थी मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ रही थी और बहुत वास्ट था मेरे लिए। डायग्राम्स बनाना और जैसे कोई ऐसे चित्रकला करना बेसिकली, ताकि चीज़ें याद हो जाएं। टू ग्राफिक्स यूज़ करना कुछ लोगों के लिए नोट्स उतने हेल्पफुल नहीं होते, मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मैं समझती ही हूँ लिख के। दूसरा एक कॉर्नेल नोट्स करके एक टाइप ऑफ नोट्स होते हैं, उसमें बेसिकली एक कॉलम होता है जहाँ पे हम मेजर पॉइंट्स लिखते हैं जो टॉपिक पढ़ते हैं और बीच में आप अपना एक्स्ट्रा चीज़ें लिखते हैं। क्लास के कुछ दिनों में बहुत घबराहट सी होती है कि हम जो कर रहे हैं सही कर भी रहे हैं, हमारा जो टेक्निक है उसमें कुछ हम छोड़ तो नहीं रहे हैं। उस टाइम मन करता है कि कुछ ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन आपका जो रूटीन है, आपका जो टेक्निक है, बहुत बारीकी से आपने बहुत दिनों बाद बनाया है, उसको प्रैक्टिस करते करते उसको बनाए रखिएगा। तो उसको ट्रस्ट कीजिए और मॉक्स देते रहिए, मॉक्स को रिवाइज भी कीजिए टाइम हो लास्ट में। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं सृष्टि मिश्रा जी, जिन्होंने इस बार UPSC 2023 में 95 रैंक हासिल की है। मैम की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बचपन से ही मैम बाहर रही हैं, 4 साल की उम्र में बाहर चली गई थी फ़ौरन, और लेकिन एक होता है ना, देश की याद आई तो वापस देश आई और यहाँ से इन्होंने 10th 12th किया एंड देन ग्रेजुएशन। मैम ने अपने सेकंड अटैम्प्ट में ही इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है। ज़रूर मैम ने कुछ न कुछ अपनी प्रिपरेशन में ख़ास किया होगा। दोस्तों, इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे पिता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं। तो 4 साल की उम्र में पापा की पहली पोस्टिंग हुई थी साउथ अफ्रीका डरबन। तो वहाँ पे 3 साल रहने के बाद फिर अगली पोस्टिंग लेबनान थी, फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड और फिर उसके बाद कॉन्गो। उसके बाद 10th ग्रेड करने के लिए मैं इंडिया आई थी 1 साल। उसके बाद 11th और 12th मैंने कंबोडिया में किया। ओह, तो आपको क्यों लगा कि इंडिया में ही रह के हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाएं और देश की सेवा करें? क्योंकि बाहर जाने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी है, कैरियर हो या फिर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से बाहर चले जाते, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं, हमें अपने देश वापस आना है और ये सारी चीज़ें करनी है? सर, शायद पापा ने जो मुझे समझाया शुरू से, देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही मेरी एजुकेशन और हेल्थ केयर को फंड किया है। तो मेरी एक ड्यूटी बनती है शायद, या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, कि मैं द पीपल ऑफ इंडिया को मैं सर्व करूं। तो शायद यही सबसे बड़ा एक इंस्पिरेशन था, मोटिवेशन था। और सिविल सर्विस इज़ द बेस्ट वे। लोगों की सेवा करने का जो ग्रास रूट्स लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलती है इस सर्विस में, वो शायद किसी भी सर्विस में नहीं मिलती, और वो भी इतने हाई लेवल पे गवर्नमेंट में जाके। तो इस वजह से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, तो इसमें इसीलिए इसको मैंने अपना गोल रखा। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी मोटिवेशन, इतनी एनर्जी, ये सारी चीज़ें कैसे आपको कहाँ से मिली? सर, मेरे पिता का ही रोल था सबसे बड़ा, वही मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन थे। 8th में उन्होंने मुझे बताया था कि सिविल सर्विस क्या होती है, उन्होंने मुझे एग्ज़ाम पेपर तक दिखाया था। तब मुझे IAS नहीं पता था क्या होता है, लेकिन ओवर टाइम फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया एग्ज़ाम पैटर्न और ये सब समझा मैंने। तो पापा ने ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन दिया, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला है और फिर उनका सपना शायद मेरे सपने में बदल गया। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा ग्रेजुएशन से निकलते ही था। अच्छा। तो पापा ने कहा कि तुम्हारी एज है तो तुम दे दो। और मेरी प्रेपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि कोविड के बाद से कॉलेज फिर से शुरू हो गया था, तो कॉलेज और प्रेपरेशन हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैं रेडी थी नहीं, मैं बल्कि देना चाह नहीं रही थी, लेकिन पापा ने कहा कि फर्स्ट अटैम्प्ट दे आओ, पता चले। एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उससे मुझे समझ आया कि प्रीलिम्स का माहौल होता कैसा है। तो प्रीलिम्स नहीं हुआ था उसमें, बट शायद वही एक्सपीरियंस सेकंड वाले प्रीलिम्स में मुझे काम आया। मैम, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? LSR से सर। तो दिल्ली में आप मौसी के साथ रहती हैं, मतलब? जी हाँ, मेरी मौसी हैं फरीदाबाद में। अच्छा। उनके साथ 3 साल मैं रही और उन्हीं के साथ मैंने। कैसा सपोर्ट रहा? एक होता है पेरेंट्स यहाँ पे है नहीं और मौसी हैं तो, और आप अकेली हैं। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माई लेग इन योर शूज काइंड ऑफ थिंग। तो कैसे मैनेज करती थी इन सब सारी चीज़ों को? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ब्यूरोक्रेट्स बनने की, इतनी बड़ी कंपटीशन
इंडिया का सबसे टफेस्ट कंपटीशन आप देने जा रही हैं, पेरेंट्स नहीं है, ठीक है हम बात कर लेते हैं फ़ोन से, फिर भी एक साइकोलॉजिकल तो होता है, तो कैसे आपने क्या होता था और इस चीज़ों को कैसे महसूस करती थी, मतलब आप अपने अल्फाज में बताइए। जी सर, इनिशियली थोड़ा मुश्किल था ये डिसीजन लेना कि मम्मी पापा से दूर रह के पढ़ना। पापा मम्मी तो कहते थे हमारे पास ही रह के पढ़ लो, लेकिन मेरा एक छोटा भाई भी है, तो मुझे पता था डिस्टर्बेंस होगा और वो फिर हेल्पफुल नहीं होगा वो मेरे पढ़ाई के लिए। तो एक तरीके से एक त्याग था ये। हाँ, और डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट था जी, वही उस हिसाब से सोचा मैंने, लेकिन धीरे धीरे ये त्याग लगा नहीं, क्योंकि मौसी का बहुत बड़ा सपोर्ट। हाँ, यूज्ड टू भी हो गया, और मौसा ने माता पिता से कहीं ना कहीं बढ़कर उन्होंने प्यार किया। थैंक यू सच में। क्या हम प्री के लिए नोट्स भी बनाते हैं? जी सर, बिल्कुल। इंटीग्रेटेड पढ़ाई होनी चाहिए पहले, प्री और मेंस, बट इस बार मैंने ध्यान दिया 4 months अहेड ऑफ टाइम मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी थी। और प्रीलिम्स की तैयारी इज़ बेसिकली आप स्टैंडर्ड बुक्स को पकड़िए और आप उन्हें फैक्चुअल बेसिस के उससे पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्ट्स बेस आता है, साथ साथ करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो PT 365 विजन का और ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये मैंने यूज़ किया। और इसमें मुझे लगता है द की इज़ रिविज़न। आप रिविज़न करते रहिए और तब आपकी मेमोरी फिर एक्सपैंड होगी, एंड एट द एंड आपको प्रीलिम्स में, इस साल प्रीलिम्स सबसे मुश्किल था आज तक का, तो उसमें जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वही जैकपॉट होते हैं, एज अपोज टू हार्ड क्वेश्चंस जो कि किसी को भी नहीं आते। मैम बेस्ट नोट्स कैसे लिखें? मतलब नोट्स तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन हाउ वी कैन मेक अ बेस्ट नोट्स? आई थिंक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था, शायद मेरी पहली बार थी मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ रही थी, और बहुत वास्ट था मेरे लिए मॉडर्न हिस्ट्री खास करके, तो उसमें मैं मतलब डायग्राम्स बनाना और जैसे कोई ऐसे चित्रकला करना बेसिकली, ताकि चीज़ें याद हो जाएं, चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं, तो डायग्राम्स, हाँ पिक्टोग्राफिक्स, हाँ आई थिंक, तो ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके यूज़ करना, कलर्स यूज़ करना। कुछ लोगों के लिए नोट्स उतने हेल्पफुल नहीं होते, मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैं समझती ही हूँ लिख के। तो नोट्स का वही है कि ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो ये हो गया कि पिक्टोग्राफ वगैरह यूज़ करना चाहिए। जी। दूसरा एक कॉर्नेल नोट्स करके एक टाइप ऑफ नोट्स होते हैं, उसमें बेसिकली एक कॉलम होता है जहाँ पे हम मेजर पॉइंट्स लिखते हैं जो टॉपिक पढ़ते हैं, और बीच में आप अपना एक्स्ट्रा चीज़ें लिखते हैं, और एंड में एक कंक्लूजन होता है कि इस टॉपिक का ये एक सेंटेंस में ये कंक्लूजन है। तो वो भी एक तरीका है नोट्स को ऑर्गेनाइज करने का। अलग अलग तरीके हैं इंटरनेट पे, जगह मुझे लगता है छोड़ देनी चाहिए थोड़ी सी। मेरे कई सारे नोट्स में स्टिकी नोट्स हैं, क्योंकि मैं वो ऊपर से चिपकाती हूँ कि एक्स्ट्रा कुछ लिख के फिर नोट्स है नीचे उसके ऊपर चिपका दिया, तो पढ़ते समय वो भी पढ़ रहे हैं, उसके नीचे जो है वो भी पढ़ सकते हैं। मतलब कुछ करंट डेवलपमेंट हुई तो हाँ, वो बिल्कुल ऐड करिए, बिल्कुल। और जब भी कुछ करंट में आए तो उसके साथ साथ फिर से वापस जाइए उन नोट्स पे, और जो स्टैटिक है पोर्शन उसको ज़रूर पढ़िए। CSAT में मैंने जो किया था वो सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, उनको मैंने, हाँ जी, उनको मैंने एज टेस्ट्स मैंने प्रॉपरली अटेम्प्ट किया था, तो वो मेरे लिए सफिशिएंट रहा। एक चीज़ मैं टिप जो दूंगी वो यही है कि CSAT का पेपर कंप्लीट कीजिए पूरा, उसको मतलब कुछ छोड़िए मत उसमें क्वेश्चंस, इन द सेंस दैट आप मतलब सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। और मैंने लगभग 59 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि टाइम की कमी, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर एग्ज़ाम 2 घंटे का है, 80 क्वेश्चंस हैं, तो आप 2 घंटे में 80 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो वो देखिए हर क्वेश्चन और करने की कोशिश कीजिए। आपको नहीं आ रहा 2 मिनट में एक क्वेश्चन, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। तो वो टाइम मैनेजमेंट आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, बाकी आप जैसे यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आए थे इस बार, तो यूट्यूब एक अच्छा ऑप्शन है। मैम आपने इससे बीच में अपने रिवीजन की बात की, रिवीजन तक की जी, पढ़ लिया आपने, लेकिन रिवीजन नहीं किया तो गया हो जी। आप जितनी बार रिवीजन करते हैं हर बार नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, है ना। आप ऐड करते हैं, इनरिच करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, अपने नोट्स को और भी अच्छा बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी तो कम वक्त है, प्री की बात कर रहा हूँ, इस वक्त रिवीजन का क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए कि एक बेस्ट तरीका रिवीजन का जो बच्चे अप्लाई करें और रिवीजन कम वक्त में वो पूरा कर सके चीज़ों को लेके? जी सर 50-55 डेज़ बच्चे हैं जो कि सफिशेंट हैं। मुझे लगता है रिवीजन के लिए वही है कि आप जितने आपके नोट्स हैं उनको और कॉम्पैक्ट बनाइए। मैंने प्रीलिम्स के पहले मेरा एक बहुत पतला सा नोटबुक था, उसमें मैं वो नोट्स बना रही थी जो मैं गलतियाँ बार बार कर रही थी मॉक्स में। तो मॉक्स से लेके कुछ नोट्स बनाइए जो आप बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, और बाकी जैसे कोई टॉपिक है जो आप बार बार भूल जा रहे हैं या फिर कुछ उसे अलग से लिख लीजिए।
आपके नोट्स जो हैं वो हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन वो माइक्रो नोट्स की तरह है, एक आप अलग से रख लीजिए तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। आप ब्रश करते समय या कुछ करते समय आप पढ़ रहे हैं चलते चलते, तो वो हेल्पफुल होता है। तो ये हेल्पफुल होता है, आपने प्रैक्टिकली किया क्या? जी बिल्कुल, मेरा एक छोटा सा नोटबुक है। अच्छा। उसमें देखिए मैम बहुत अच्छी बात बता रही हैं, और ये भी एक तरीका, क्योंकि टाइम कम है और रिवीजन। मैम ये इस वक्त जो होता है, जैसे कि रिवीजन लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में उठ के करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कुछ ऐसा है क्या? सर ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगा। मेरा यही होता था, क्योंकि खाना पीना इन सब चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई जॉब नहीं है, तो मेरी पढ़ाई पूरे दिन चलती थी। तो मैं सुबह करती थी, शाम को करती थी, कभी भी रिवीजन करती थी। रिवीजन होता है, कभी भी करिए, हेल्पफुल होगा। अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो हमें किस सब्जेक्ट से शुरुआत करनी चाहिए? एक जनरल क्वेश्चन है सर देखा जाए तो मेरी प्रिपरेशन पूरी तरह से स्क्रैच से शुरू हुई, जैसा कहते हैं। क्योंकि ट्वेल्थ तक तो मैं बाहर पढ़ी थी, तो इंडिया का मेरा बिल्कुल भी बेस नहीं था। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री कुछ नहीं आती थी मुझे। अच्छा। तो मैंने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में ही पढ़ाई अपनी शुरू कर दी थी, और जो बेस्ट सोर्स है जो सब कहते हैं NCERT, वहाँ से मैंने शुरू की। उसमें मुझे लगता है आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, 6 से लेकर 12 तक आप उसे पढ़िए। और जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, कुछ भी बहुत इंटरेस्टिंग है शायद, मुझे लगता है NCERTs। तो उनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्ट दे उसको स्टार्ट कीजिए, और साथ साथ मुझे लगता है न्यूज़पेपर साथ में करें तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा स्टार्ट करने का। मैम इकोनॉमिक्स की बात आती है और उसमें ऑप्शनल इकोनॉमिक्स की बात आए और एज ए ऑप्शनल कैसे तैयारी की, इकोनॉमिक्स के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आए और कैसे कैसे किया आपने इसमें? सर ऑप्शनल में मेरा पूरा जो डिपेंडेंस था वो था विभास झा सर के कोचिंग पे। अच्छा। नेक्स्ट IAS अकेडमी से विभास झा सर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के टीचर हैं। अच्छा। और उन्हीं के लेक्चर्स, उन्हीं के नोट्स, उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके मैंने मेरा पूरा वहीं तक सीमित था मेरा इकोनॉमिक्स। इसके अलावा कहीं पे आपने? इसके अलावा सच में मैंने बिल्कुल कुछ भी रिसोर्स नहीं यूज़ करना पड़ा मुझे। इसके साथ साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो भी मैं अटेम्प्ट करती थी आंसर राइटिंग में, मैं वो सर को भेजती थी, और या तो संदीप सर, लोकेश सर और विभास सर, सबको भेजती थी, और उनसे 24 घंटे के अंदर अंदर उनका आ जाता था कि आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं, आप ये ऐड कर सकते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस थी आंसर राइटिंग की, सिर्फ वही एक्स्ट्रा मैं मानूंगी मैंने किया है। बाकी सारा सर के नोट्स और उनके लेक्चर्स से। मैम इकोनॉमिक्स के लिए रिसोर्सेज की कौन सी होनी चाहिए, कौन से बेस्ट बुक होते हैं अगर कोई बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं और एज ए ऑप्शनल लेना चाहते हैं? जी, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए मुझे याद है शुरू में मैंने कुछ बुक्स शुरू किया था, AL आहूजा और बट मैं सच बताऊं सर मुझे याद नहीं है अब, क्योंकि सर के कोचिंग की वजह से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी रेफरेंस की। मुझे लगता है कि ऐसे में थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उस पर कमांड कर सकते हो और मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ये मेरी स्पेकुलेशन है, ये मैं सोच रहा हूँ। आपको कैसा लगता है? सर मुझे लगता है ऐसे और एथिक्स पेपर्स ऐसे पेपर्स हैं जहाँ पे आप सच में अपनी राइटिंग एबिलिटी और एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आप यूज़ करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मेरे केस में ऐसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरे लिए, और नेक्स्ट IAS में और कई जगहों पर मैंने ऐसे राइटिंग भी की, और अक्षत सर ने बहुत हेल्प किया मुझे उसमें। और ऐसे में यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी राइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी। आप जितने एग्जांपल्स यूज़ करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन करने का तरीका जैसा होगा, जितने पर्सपेक्टिव्स नए ये कैसे हमें कब आएगा इंट्रोडक्शन बनाना, कंक्लूजन कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिस से कैसे करेंगे इसको? जी प्रैक्टिस से आप कभी भी मेरा होता था 1-2 हफ्ते में एक ऐसे मैं लिखने की कोशिश करती थी। जो मैंने 1 साल अच्छे से पढ़ाई की उसमें मेरा 1-2 हफ्ते में एक ऐसे कम से कम लिखना होता था विदिन 1.5 आवर्स जो टाइम होता है। तो उसमें प्रैक्टिस करते करते आपको एग्जाम्पल समझ में आते हैं कि हाँ इस जगह ये यूज़ कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही ये हो जाता है सर। What kind of ingredients that we should use to get a better essay? जैसे आपने बताया उसमें हम ग्राफिक यूज़ कर सकते हैं, इंट्रो बना सकते हैं, कंक्लूजन, उसमें और क्या क्या चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो मिल के एक शेप देता है ऐसे का, और क्या हो सकती हैं? सर ऐसे एक ऐसी चीज़ है जो जैसे कि हम आंसर राइटिंग करते हैं तो वो 250 वर्ड्स की होती है, 150 वर्ड्स की होती है। तो ऐसा है जहाँ पे आपकी थिंकिंग दिखाई देती है ऑन पेपर, तो वहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेशन और थोड़ी सी आपकी कंसेप्चुअल जैसे आपकी जो सोच है वो झलके तो ज़्यादा अच्छा है। एक फ़्लो होना चाहिए। हम मेंस में हम बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हैं, हाँ ऐसा नहीं कि जंप कर गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही है कि एग्जांपल्स, रेलेवेंट एग्जांपल्स
और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐसा जो थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग हो कि मतलब फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए। अच्छा। तो जब मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं कहूँगी कि आप यूज़ करेंगे तो ऐसे काफ़ी अच्छा। मुझे लगता है मेन स्ट्रेस सीरीज़ एक अच्छा वो है लेने को वहाँ पे, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। चलिए मैम अब चूँकि प्री सामने है तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी एक एक्सपर्ट सजेशन बच्चों को मिल जाए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी प्री के लिए किस तरह तैयारी करें और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि चीज़ें आसान हो सके उनके लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने बोला उसने समझा उसका करेंगे, बट कभी कभी क्या होता है सजेशन गाइडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैम आप स्टूडेंट को जो देख रहे हैं इस वीडियो को आप अपनी तरफ से गाइड करें। मैं वही कहूँगी जो मेरे सर ने कहा मुझसे, विभास झा सर ने, उन्होंने ये कहा था कि लास्ट के कुछ दिनों में बहुत घबराहट सी होती है कि हम जो कर रहे हैं सही कर भी रहे हैं, हम हमारा जो टेक्निक है उसमें कुछ हम छोड़ तो नहीं रहे हैं। उस टाइम मन करता है कि कुछ ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन आपका जो रूटीन है, आपका जो टेक्निक है, बहुत बारीकी से आपने बहुत दिनों बाद बनाया है, उसको प्रैक्टिस करते करते उसको बनाए रखिएगा, उसको बरकरार रखिए अपनी मेहनत भी और उस रूटीन को भी। तो उसको ट्रस्ट कीजिए और मॉक्स देते रहिए, मॉक्स को रिवाइज भी कीजिए टाइम हो लास्ट में तो। और वही है कि बस अपने मेहनत में विश्वास रखिए, होगा, ज़रूर होगा। ज़रूर होगा। मतलब पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और आप ये समझ लो कि अगर 1000 सीट है तो उसमें एक सीट आपके लिए भी यूपीएससी ने बुक करके रखी है, जैसे मैम के लिए था और इनको मिल गया। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू। इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बिल्कुल सर। पापा जो वीडियो देख रहे होंगे उनको भी नमस्ते। और आपकी बेटिया ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूँ कि जिस मकसद से यहाँ इंडिया आई हैं देश की सेवा करने के लिए, और जो भी जिम्मेदारियाँ मिलेंगी बाखूबी मैम निभाएंगी और इस देश का नाम रोशन करें। मैम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।